हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी फॉर द लेट वीडियो, इसका कुछ टाइम लग गया मुझे वीडियो अपलोड करने में, बट मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द ला सकूँ अपनी। तो हम पहले पढ़ रहे थे वेक्टर स्पेस एंड वेक्टर सबस्पेस के बारे में। आज उसी से रिलेटेड कुछ और नोट्स है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फील्ड पढ़ा था वेक्टर स्पेस में, तो उसकी कार्डिनैलिटी क्या हो सकती है। वो इक्वल होती है p टू द पावर n के, जहाँ पे p एक प्राइम नंबर होता है और n जो है नेचुरल नंबर होता है। मीन्स एक प्राइम नंबर की पावर रेस करेंगे तो अपन उस टाइप की उसकी कार्डिनैलिटी हो सकती है, पॉसिबल कार्डिनैलिटी इस फील्ड की। नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्डिनैलिटी ऑफ फील्ड इज़ नेवर डिविजिबल बाय एनी टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। ये चीज़ आपने दिमाग में रख लो कि कार्डिनैलिटी होगी जो फील्ड की, वो कभी भी डिविजिबल नहीं होगी दो अलग अलग प्राइम नंबर्स से। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, आप बताइए कि इसमें से पॉसिबल कार्डिनैलिटी क्या हो सकती है फील्ड की। मैंने बताया एक प्रॉपर्टी कि वो दो डिस्टिंक्ट प्राइम से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे अपन चेक करते हैं। अब 55 है, ये 11 एक प्राइम नंबर और 5 दूसरा, दो प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो ये कार्डिनैलिटी तो हो ही नहीं सकती। 125 है, ये सिर्फ 5 से डिविजिबल है आई थिंक, तो ये हो सकती है पॉसिबल कार्डिनैलिटी फील्ड की। 9 जो सिर्फ 3 से डिविजिबल है, तो ये भी हो सकती है। एंड देन 121, ये भी सिर्फ 11 से डिविजिबल है, एक ही प्राइम नंबर से, तो फिर ये भी पॉसिबल कार्डिनैलिटी हो सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है लेट एफ प्लस डॉट, मीन्स यहाँ पे प्लस और डॉट दो ऑपरेशन है फील्ड एफ के, ये फील्ड है। एंड एफ डैश भी सब फील्ड, उसकी सब फील्ड है एफ डैश। देन एफ डैश ऑलवेज फॉर्म अ वेक्टर स्पेस, मतलब वेक्टर स्पेस जो है फील्ड का ही वेक्टर स्पेस है और इसकी सब फील्ड में, तो वो हमेशा एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं आर क्यू। अब आर एक रियल नंबर की फील्ड है, क्यू उसकी सब फील्ड है, क्यू मीन्स रेशनल नंबर की फील्ड, तो ये भी वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा क्योंकि आर ओवर क्यू है। फिर आर ओवर क्यू रूट 2 ये भी फॉर्म करेगा, जो क्यू रूट 2 उसकी सब फील्ड है आर की। फिर सी ओवर आर कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड जो है वो रियल नंबर से बड़ी होगी, तो रियल नंबर सब फील्ड हो गई, तो ये भी वेक्टर स्पेस होगा। आर क्यू रूट 2 ये भी होगा। बट अगर हम जैसे कि देखते हैं कि अपन रियल नंबर की फील्ड बनाते हैं ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड बड़ी हो गई, तो ये कभी भी वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। नेक्स्ट, अब आज के अपन इस वीडियो के टॉपिक में आ जाते हैं। इस वीडियो का कंटेंट है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ वेक्टर्स। उसके इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे। नेक्स्ट लीनियर स्पैन और स्पैनिंग सेट और जनरेटिंग सेट, ये इस टॉपिक पे फोकस करना है। नेक्स्ट है लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। इसके डेफिनेशन एग्जांपल्स देखेंगे। वेक्टर स्पेस स्पैन बाय सबसेट, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस एंड नॉन फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, ये क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज़ देखेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सेट्स के। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ वेक्टर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है लीनियर कॉम्बिनेशन, क्या है, एक एक्सप्रेशन है जो किससे कंस्ट्रक्ट होता है। उसमें एक सेट ऑफ टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स को अगर हम कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद में ऐड करके जो रिजल्ट आता है, वो एक्सप्रेशन जो होता है लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे हम लोग वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से देखना है। तो क्या होगा, हम यहाँ पे एक वेक्टर स्पेस लेंगे V ओवर अ फील्ड F। अब V1 V2 Vm एलिमेंट्स ले लेते हैं, वेक्टर्स ले लेते हैं, वेक्टर स्पेस V के कोई भी चूज़ कर सकते हैं हम लोग। अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर्स V1 V2 Vm का किस फॉर्म का होगा कि इसमें हम फील्ड के एलिमेंट लेंगे। कांस्टेंट कहाँ से होंगे, फील्ड से होंगे। जैसे A1 A2 Am ये सब क्या है, कांस्टेंट्स हैं। इसको हम जो वेक्टर स्पेस है उसके फील्ड से लेंगे। तो सारे टर्म्स अपन कहाँ से ले रहे हैं, वेक्टर स्पेस V से। V1 V2 Vm क्या है, सारे टर्म्स है। और कांस्टेंट कहाँ से ले रहे हैं, फील्ड F से।
तो हम कांस्टेंट और टर्म्स को मल्टीप्लाई करें एंड देन सबको ऐड कर दिए, मीन्स एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, a1v1 प्लस a2v2 प्लस डैश 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 प्लस am/pm। ये एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे हम, लीनियर कॉम्बिनेशन। इसका v1 v2 vm का, जो कि कहाँ के एलिमेंट है, वेक्टर स्पेस V से। कांस्टेंट हमने कहाँ से लिए, फील्ड F से। इस एग्जाम्पल सीखते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल है एक यूक्लिडियन वेक्टर। अब R³ यहाँ पे एक वेक्टर स्पेस है, उससे एक वेक्टर लिए 1 2 3, ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। अब इसमें जो है वेक्टर्स हम ले लिए R³ से ही 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 वेक्टर्स लिए एंड देन यहाँ पे अब 1 2 3, तो यहाँ पे फील्ड से क्या ले लिए हम, 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, ठीक है। तो 1 2 3 इज इक्वल्स टू किसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, 1 इंटू 1 0 0 प्लस 2 इंटू 0 1 0 प्लस 3 इंटू 0 0 1। इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, 1 2 3, जो कि वेक्टर स्पेस V से है। तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म किया। अब दूसरा फंक्शन से रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे हम फील्ड लेते हैं इक्वल्स टू C। फील्ड क्या है, C, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, और वेक्टर स्पेस V क्या है, CR, सेट ऑफ ऑल इट्स फंक्शन फ्रॉम रियल लाइन R टू कॉम्प्लेक्स प्लेन C। मीन्स हम वेक्टर स्पेस किसका बनाते हैं, सारे के सारे फंक्शंस जो कि रियल लाइन से किसमें जा रहे, कॉम्प्लेक्स प्लेन C में। अब हम दो वेक्टर लिए F एंड G। डिफाइन में इसको कैसे डिफाइन किया गया है, Ft इज इक्वल्स टू e⁻it और Gt इज इक्वल्स टू e⁻−it। तो इसका कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 1/2 फील्ड से ले लिए, ठीक है। अब 1/2 इंटू e⁻it प्लस 1/2 e⁻it, तो इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, इक्वल्स टू cos t। मीन्स इस लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या आंसर है हमारे पास, cos t। नेक्स्ट देखते हैं -i⁻it प्लस i⁻it, इसका सम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 sin t। मीन्स ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है जिसका आंसर हमारा cos और साइन में आ रहा है। तो इस टाइप के भी लीनियर कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। पॉलिनोमियल्स में देखते हैं। अब यहाँ पे फील्ड हमने ले लिया, कोई भी फील्ड R लो या C लो या कोई भी अदर फील्ड ले लो। भी हम क्या ले लेते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद कोफिशिएंट्स टेकन फ्रॉम F। तो हम अगर फील्ड लेते हैं R तो फिर कोफिशिएंट कहाँ से होंगे, R से। C तो फील्ड लेते हैं तो कोफिशिएंट्स कहाँ से होंगे, पॉलिनोमियल के C से। और भी कोई फील्ड लेते हैं तो फिर उसके कोफिशिएंट्स होंगे पॉलिनोमियल के। अब कंसीडर करते हैं, हम 3 पॉलिनोमियल लेते हैं, P1 P2 P3। P1 इक्वल्स टू 1 ले लिए, P2 इक्वल्स टू x+1 ले लिए, P3 इक्वल्स टू x² प्लस x+1 ले लिए। अब इस x² - 1 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ P1 P2 P3। क्या x² - 1 लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है P1 P2 P3 का? लेट्स चेक। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 वेक्टर्स ले लेंगे, A1 A2 A3। इन 3 वेक्टर्स को हम लीनियर कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे और देखेंगे कि x² - 1 आता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल लेके चलते हैं। सपोज x² - 1 इक्वल्स टू है A1 1 प्लस A2 x+1 प्लस A3 x² प्लस x+1 इक्वल्स टू x² - 1 हम लेके चलते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, A1 x² प्लस A2 प्लस A3 x प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है बस हमको। इक्वल्स टू x² - 1 हुआ। अब 2 पॉलिनोमियल तभी इक्वल होते हैं जब उनके कोफिशिएंट्स इक्वल होते हैं। तो हमने इन दोनों साइड से कोफिशिएंट्स को इक्वल कर दिए। मीन्स हमको मिल गया A1 इक्वल्स टू 1, A1 प्लस A2 इक्वल्स टू 0 एंड देन A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल्स टू -1। ये सिंपल सा है, लीनियर इक्वेशंस बनेंगे। इसको सॉल्व करना तो आपको A1 A2 A3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने ये सॉल्व किया तो हमको A1 की वैल्यू मिली -1, A2 है -1 एंड देन A1 इक्वल्स टू 1 है। Therefore, the only possible way to get a linear combination is with this coefficients.
इंडीड, तो हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मीन्स A1 A2 A3 की वैल्यू हम पुट कर देते तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस तरह से एक्सप्रेशन मिलेंगे। तो हमारा -1 क्या था हमारा P1 तो -P1 लिखा, फिर x प्लस 1 क्या था P2 तो -P2 लिखा, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्या है P3 तो उसकी जगह में P3 लिख दिए। तो हो गया P1 P2 P3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमको एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिल गया। अब आप इसी तरह एक्स क्यूब माइनस 1 से चेक कीजिए कि ये P1 P2 P3 जो है इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि नहीं, और एक्स क्यूब माइनस 1 मिलता है कि नहीं, एक बार ट्राई कीजिएगा। वैसे तो ये नहीं होगा, एक्स क्यूब माइनस 1 लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगा P1 P2 P3, बट इसी मेथड से आप एक बार चेक करके ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट, लीनियर स्पैन और स्पैनिंग सेट और जनरेटिंग सेट क्या होता है। The linear span of any set S is defined as the set consisting of all linear combinations of the element of S and denoted by LS. Means linear span क्या होता है, हम कोई भी एक सेट लेते हैं उसका linear span करते हैं। वो कैसे डिफाइन है कि linear span में क्या होता है कि S के जितने भी linear combinations बनेंगे, हम जो सेट है एस से जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं उन सब लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हम एक सेट बनाते हैं तो वो सेट जो है उसके लीनियर कॉम्बिनेशंस का जो सेट है वो लीनियर स्पैन होगा सेट एस का। और उसको डिनोट कैसे किया जाता है, एल एस या एंगल ब्रैकेट में एस लिखेंगे या स्पैन एस। इनफैक्ट एल एस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वीस कंटेनिंग एस। मीन्स जो सपोज एस जो है सबसेट है वी का, और फिर हम उस सेट एस का लीनियर स्पैन करते हैं तो वो सबसे छोटा सब स्पेस होगा वेक्टर स्पेस वी का जो कि एस को कंटेन करता है। मतलब जो उसका लीनियर स्पैन होता है जो सेट का, वो सबसे छोटा सब स्पेस होता है जो उस सेट को कंटेन करता है। In other words, we can say that LS is the intersection of all subspaces containing S. Other words में हम लोग बोल सकते हैं कि जो LS मतलब लीनियर स्पैन क्या होता है, एक इंटरसेक्शन होता है सब स्पेसिस, मीन्स V के जितने भी सब स्पेस होते हैं जो S को कंटेन करता है उन सब का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो बनता है LS। जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं हम, भी एक वेक्टर स्पेस ले सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस का ओवर f, लेट S be the subset of V consisting of the polynomial functions f0, f1, f2 defined by fn x equals to x to the power n। मीन्स यहाँ पे V जो सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शन का वेक्टर स्पेस है। अब उसका सबसेट ले लिए S जो कि ऐसे फंक्शंस को कंटेन कर रहे हैं f0, f1, f2, जो कैसे डिफाइन है कि S में जो भी फंक्शन आएंगे वो x टू द पावर n के फॉर्म में रहेंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये सब सारे जो है पॉलिनोमियल्स जो S में है जो सबसेट है V का। देन V इज अ सब स्पेस स्पैन्ड बाय द सेट S। तो आप देखिए कि ये जो सबसेट S है इसमें x टू द पावर n ही एक एलिमेंट है, मीन्स इसी से ही वो सेट बना हुआ है x टू द पावर n टाइप के एलिमेंट्स। लेकिन ये जो है पूरा वेक्टर स्पेस V को स्पैन करता है, मीन्स इसको अगर स्पैन करेंगे तो हमको पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस V मिल जाएगा। मीन्स इसमें ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे जिसमें सारे के सारे V के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये किसको स्पैन कर रहा है, ये सब स्पेस सबसेट V को स्पैन कर रहा है। मीन्स उसको स्पैन करेंगे तो हम लोग को पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस मिल जाएगा। नेक्स्ट है लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सेट्स। लीनियरली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। लीनियरली डिपेंडेंट सेट क्या होता है, लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर F। V अपन वेक्टर स्पेस लेते हैं ओवर F मीन्स फील्ड F। अ फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स P is said to be linearly dependent if there exist scalars c1, c2, cn in F, not all 0. Some of them may be 0 such that c1 x1 plus c2 x2 plus dash 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 plus cn xn is equals to 0। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है
कि हम एक वेक्टर स्पेस V ले रहे हैं ओवर F, इसका फील्ड F है, और जो फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स लेते हैं V से, मतलब V से वेक्टर्स लेते हैं हम, फाइनाइटली रहेगा जो, वो लिनियरली डिपेंडेंट होगा। अगर इसका हम लिनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो जो उसकी कांस्टेंट होंगे, मीन्स जो फील्ड के जो एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे ज़ीरो नहीं होंगे। कुछ ज़ीरो हो सकते हैं लेकिन सारे ज़ीरो नहीं होंगे, और वो किस फॉर्म का होगा, उसका लिनियर कॉम्बिनेशन हमेशा ज़ीरो आएगा। बट सारे के सारे C1 C2 Cn ज़ीरो नहीं होंगे। अगर ऐसा होता है तो वो लिनियरली डिपेंडेंट सेट हुआ। अब लिनियरली इंडिपेंडेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें भी वेक्टर स्पेस V है ओवर F। अब इसमें एक हम फाइनाइट सेट x1 x2 xn ले लेते हैं और वेक्टर्स ऑफ V, मतलब V के वेक्टर्स ले लिए कुछ फाइनाइट। अब ये लिनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे, अगर हमको लिनियर कॉम्बिनेशन ऐसा मिला C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस प्लस Cn xn इक्वल्स टू ज़ीरो है। अगर ये ज़ीरो है तो दिस इम्प्लाई सारे के सारे जो कांस्टेंट है C1 C2 Cn जो फील्ड्स है ये भी सारे के सारे ज़ीरो होंगे। तो यही डिफरेंस है लिनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में। डिपेंडेंट में क्या होता है, सारे Ci's जो है ज़ीरो नहीं होते हैं, लेकिन लिनियरली इंडिपेंडेंट में क्या होता है, सारे Ci ज़ीरो हो जाएंगे। हाँ, कुछ ज़ीरो हो सकते हैं लिनियरली डिपेंडेंट में, पर सारे के सारे ज़ीरो नहीं होंगे। और लेकिन लिनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए सारे के सारे को ज़ीरो होना पड़ता है, सारे कांस्टेंट टर्म्स को इस लिनियर कॉम्बिनेशन में, तभी वो इसका आंसर इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा इस लिनियर कॉम्बिनेशन। अब कुछ नोट्स देखते हैं। मीन्स हमको पहचानना है कि लिनियरली इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है कोई वेक्टर, कोई मतलब कि सेट, तो कैसे देखेंगे। Any finite set of vectors V is said to be linearly independent if and only if its finite subset is linearly independent, otherwise it is linearly dependent। मतलब कि कोई भी इनफाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स है V के, अगर हम इनफाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स लेते हैं तो हमको देखने कि वो लिनियरली इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट। तो लिनियरली इंडिपेंडेंटली क्या होना पड़ता है कि उसके सारे के सारे जो सबसेट होंगे, मीन्स फाइनाइट जो सबसेट होंगे वो सारे के सारे अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं तो वो जो इनफाइनाइट सेट है वो भी लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो इनफाइनाइट सेट को लिनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए उसके सारे के सारे फाइनाइट सबसेट को भी लिनियरली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। फॉर सम सेट ऑफ वेक्टर्स V1 V2 Vn अ सिंगल वेक्टर कैन बी रिटन इन टू डिफरेंट वेज एज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देम। मतलब कुछ वेक्टर्स लेते हैं हम लोग V से, V1 V2 Vn, उसमें से एक सिंगल वेक्टर को भी हम दो डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं एज अ लिनियर कॉम्बिनेशन में। तो सपोज़ हम लोग लिखते हैं V को दो टाइप से, एक तो समीशन AI VI लेते हैं, एक समीशन BI VI। सपोज इन दोनों फॉर्म से लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है, जहाँ पे AI जो है नॉट इक्वल टू BI है। इक्विवेलेंटली बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस, इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं CI हम लोग सपोज ले लेते हैं CI इक्वल टू है AI माइनस BI, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अगर नॉन ट्रिवियल कॉम्बिनेशन इज ज़ीरो, मीन्स अब ये इस जो CI मिला हमको MI माइनस BI करके, इस CI का जब लिनियर कॉम्बिनेशन में आते हैं हम वेक्टर्स के साथ और वो ज़ीरो मिलता है, अगर ये पॉसिबल होता है तो वो हमेशा लिनियरली डिपेंडेंट होगा, नहीं तो लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। मीन्स इसमें क्या है कि हम एक वेक्टर V लिए, उसको दो टाइप से लिखे, मतलब कि दो फॉर्म में लिख सकते हैं हम उसको, समीशन ऑफ AI VI के फॉर्म में और एक समीशन ऑफ BI VI, जहाँ पे AI और BI दोनों इक्वल नहीं हैं। तो और हम एक कांस्टेंट लिए CI इक्वल्स टू क्या लिया AI माइनस BI। अब इसका लिनियर कॉम्बिनेशन बनाया CI का, और अगर वो ज़ीरो आ गया तो फिर वो सेट क्या हो जाएगा, लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, और अदरवाइज वो लिनियरली इंडिपेंडेंट ही रहेगा। अब कुछ एग्जाम्पल सीख लेते हैं लिनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के। इन द वेक्टर स्पेस R, यहाँ पे टू द पावर n है, R एंड R मतलब ये वेक्टर स्पेस है, n डायमेंशनल स्पेस R ओवर R में
द वेक्टर्स E1, अब यहाँ पे वेक्टर्स क्या क्या ले लिए, E1 इज इक्वल्स टू है 1 0 0 0, बाकी सारे E2 इज इक्वल्स टू 0 1 0 0, En इज इक्वल्स टू 0 0 0 n, ये सारे के सारे Li होंगे, क्योंकि कोई एक जैसे है ही नहीं, कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे Li। सेकंड है S इक्वल्स टू, यहाँ पे मैट्राइसिस ले लिए 2 क्रॉस 2 की ओवर R, मतलब कि एलिमेंट्स जो है मैट्राइसिस के वो सारे R से हैं। अब आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो हैं अलग अलग दिख रहे हैं, कोई भी किसी से रिलेटेड तो दिख नहीं रहा, कोई भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट दिख नहीं रहा है, सब जगह अलग अलग टाइप के एलिमेंट है, कोई किसी के इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, एक लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो गया। इन द वेक्टर स्पेस f(x) of all polynomials over field f, तो सेट 1 x स्क्वायर x टू द पावर n इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। मीन्स यहाँ पे f(x) ले लिए हैं सारे के सारे पॉलिनोमियल का ओवर फील्ड f, देन जो सेट है वेक्टर स्पेस के एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं, पॉलिनोमियल है तो 1 x स्क्वायर x टू द पावर n, ये सब हो सकते हैं, ये सारे भी लिनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। इन R³ द वेक्टर्स x1 इक्वल्स टू ले लिए 3 0 -3, x2 इक्वल्स टू ले लिए -1 1 2, x3 इक्वल्स टू ले लिए 4 2 -2, ये जो है लिनियरली डिपेंडेंट होंगे। क्यों, यहाँ पे आप करके देख सकते हैं कि 2x1 + 2x2 - x3 इक्वल्स टू 0 आ गया, लेकिन पर यहाँ पे इसके जो कांस्टेंट देख सकते हैं आप वो 2 2 और -1 है, जो कि सारे के सारे 0 नहीं है। जैसे हमने पढ़ा था लिनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन में कि हम जब इन वेक्टर्स का जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसके जो अगर सारे के सारे कोफिशिएंट 0 नहीं होते हैं, मतलब कि मे भी 0 हो सकते हैं, लेकिन सारे अगर 0 के इक्वल नहीं है तो वो लिनियरली डिपेंडेंट होता है। और लिनियरली इंडिपेंडेंट की प्रॉपर्टी थी कि उसके कोफिशिएंट को 0 होना पड़ेगा सारे, तभी उसका कॉम्बिनेशन का आंसर 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे जो हम कांस्टेंट ले सकते हैं 2 2 -1, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम वेक्टर्स x1 x2 x3 के, उसके बाद ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 रिजल्ट मिल रहा है, बट सारे के सारे Ci 0 नहीं है, तो ये लिनियरली डिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट है इन द वेक्टर स्पेस ऑफ फंक्शंस फ्रॉम R to R, sin x एंड cos x लिनियरली। आप देख सकते हैं sin x और cos x के ग्राफ में भी वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता भी नहीं है, तो वो लिनियरली डिपेंडेंट एक दूसरे को हो भी नहीं सकता, तो ये दोनों जो है लिनियरली इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट थिंग देखते हैं। अब आता है वेक्टर स्पेस स्पैन बाय सबसेट, मीन्स उसके सबसेट से वो खुद वेक्टर स्पेस जब स्पैन होते हैं। VF भी एक वेक्टर स्पेस है, S उसका सबसेट है, देन V इज कॉल्ड द स्पेस स्पैन बाय S, LS इज इक्वल्स टू V। मीन्स अगर हम S को स्पैन करते हैं तो मीन्स उसके सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस का सेट लेते हैं, तो वो पूरा अगर वेक्टर स्पेस उसका V बना दे तो फिर वो क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस स्पैन बाय सबसेट। वो वेक्टर स्पेस क्या हो जाएगा, खुद स्पैन किससे हुआ रहेगा, उसके सबसेट से। नेक्स्ट है फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस एंड नॉन फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। अ वेक्टर स्पेस देयर एक्सिस्ट एज सबसेट ऑफ V सच। इसके डेफिनेशन में कुछ मिसिंग है, तो मैं आपको डिक्टेट कर देती हूँ। अ वेक्टर स्पेस VF is called finitely generated vector space if there exists finite set S subset of V such that LS equals to V, otherwise non-finitely generated vector space। Means एक वेक्टर स्पेस होते हैं VF, उसको फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस तभी बोलेंगे इफ़ देयर एक्सिस्ट अ फाइनाइट सेट V। मीन्स वो फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस कब होगा, जब हमारे पास एक फाइनाइट सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा S जो कि सबसेट होगा V का, और वो वेक्टर स्पेस उस सबसेट से अगर जनरेट होता है, वो सबसेट अगर फाइनाइट है, सबसेट को फाइनाइट होना चाहिए, और जब उस सबसेट से अगर V जनरेट होता है तो उसको हम बोलेंगे फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, क्योंकि एक वो फाइनाइट सबसेट से जनरेट हुआ है। अगर वो इनफाइनाइट सबसेट से, मतलब ऐसा जब नहीं हुआ कि वो फाइनाइट सबसेट से जब जनरेट नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट सबसेट से जनरेट हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, क्या नॉन फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। नेक्स्ट अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं।
finitely generated or non-finitely generated vector space. V equals to R cube is the vector space over R is finitely generated vector space. जो V इक्वल टू R क्यूब होता है वो वेक्टर स्पेस जो है ओवर R वो एक फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है. S equals to 1 0 0 0 1 0 0 0 1 belongs to R cube spanned by V equals to R cube. मीन्स जो V इक्वल्स टू R क्यूब फाइनाइटली जनरेटेड है क्योंकि वो किससे जनरेट हो जाता है, एक फाइनाइट सेट S इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1. इन 3 एलिमेंट्स से ही ये पूरा का पूरा R क्यूब जनरेट हो जाता है, तो वो फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस हुआ. नेक्स्ट है R क्यूब इज़ नॉन फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, R क्यूब को जनरेट करना है तो उसके लिए हम लोग को इनफाइनाइट मतलब कि एक इनफाइनाइट सबसेट चाहिए होगा उसको जनरेट करने के लिए, तो वो नॉन फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस हुआ. अब V इक्वल्स टू आर एक्स क्या एक पॉलिनोमियल स्पेस है ओवर फील्ड R इस नॉन फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस. ये भी नॉन फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस होगा क्योंकि इसके लिए भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स लगेंगे इसको भी जनरेट करने के लिए. V इक्वल्स टू एक फंक्शन है f सबसेट R टू R एंड V इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड R अंडर एडिशन ऑफ फंक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन टू द फंक्शंस. वी आर इज नॉन फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस. अगर कोई फंक्शन बनाते हैं जिसमें कि ऑपरेशन क्या है हमारे पास, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और फैक्टर एडिशन, तो फिर ये जो है नॉन फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस होगा. नेक्स्ट अब हमको देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सेट. इसको मैं आपको डिक्टेट करती हूँ एंड देन एक्सप्लेन भी करती हूँ. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, एवरी सबसेट ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लिनियरली इंडिपेंडेंट. जो भी लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट है उसका अगर आप सबसेट लेते हैं तो वो भी लिनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा. एनी सुपर सेट ऑफ लिनियरली डिपेंडेंट सेट इज लिनियरली डिपेंडेंट. मीन्स अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट देख रहे हैं तो आप देखोगे कि उसका सबसेट भी लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा. बट फॉर द लिनियरली डिपेंडेंट उसका जो सुपर सेट होता है उसका सुपर सेट देखते हैं. लिनियरली डिपेंडेंट पे उसका सुपर सेट देखते हैं, वो लिनियरली डिपेंडेंट होता है, ना कि उसका सबसेट. Let V be a vector space over a field of characteristic not equal to 2. Let U V W be distinct vectors in V. Then U V is Li if and only if U plus V and U minus V is Li. मीन्स एक वेक्टर स्पेस V लेते हैं जिस उसमें ऐसी फील्ड लेते हैं जिसका कैरेक्टरिस्टिक नॉट इक्वल टू हो, और U V और W तीन डिस्टिंक्ट वेक्टर्स ले लेते हैं V में. देन U V लिनियरली इंडिपेंडेंट तभी होगा जब U प्लस V और U माइनस V भी लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और U V W लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा तभी जब U प्लस V, U प्लस W, V प्लस W ये तीनों लिनियरली इंडिपेंडेंट हों. इफ वेक्टर स्पेस ऑफ कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन इज टेकन देन एनी सबसेट ऑफ दिस वेक्टर स्पेस इज लिनियरली इंडिपेंडेंट if Wronskian of the function is non-zero. मीन्स हम वेक्टर स्पेस लेते हैं कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन का, देन उसका जो सबसेट है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा इफ Wronskian ऑफ द फंक्शन इज non-zero. Wronskian हम पढ़ेंगे, हम एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें Wronskian एक टॉपिक है, तो उससे के थ्रू आपको Wronskian समझ में आ जाएगा. यहाँ पे बस आप एक प्रॉपर्टी याद रख लीजिए कि कोई एक वेक्टर स्पेस है कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन था जो कि हम टेकन देन एनी सबसेट ऑफ दिस वेक्टर. इस वेक्टर स्पेस का कोई भी सबसेट लो तो वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तभी होगा जब इसका Wronskian 0 होगा. लेट S इज इक्वल्स टू U1 U2 UN बी अ फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स. S हम ले लिए एक सेट जिसमें U1 U2 UN जो है एक फाइनाइट सेट का वेक्टर है वो. देन S इज लिनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ U I इक्वल्स टू 0 फॉर सम I और U K प्लस 1 बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ U1 U2 UK फॉर सम K. मीन्स S इक्वल्स टू हम एक फाइनाइट सेट लेते हैं U1 U2 UN का वेक्टर्स का फाइनाइट सेट लेते हैं, तो वो लिनियरली डिपेंडेंट तभी होगा अगर या तो कोई U1 U2 UN में से कोई एक 0 हो जाए, या तो जो UK प्लस 1 है वो स्पैन हो जाए U1 U2 UK से ही फॉर सम K.
जो कि कहाँ से 1 से लेकर n के बीच का है। Let u and v be distinct vectors in vector space V, then uv is LD if and only if u and v are constant multiples of each other। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि LD है कि LI चेक करने के लिए हम u और v दो डिस्टिंक्ट वेक्टर्स लेते हैं वेक्टर स्पेस V से, देन u v LD तभी होंगे अगर u और v एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल हों, जैसे कि 2 और 4 एक दूसरे के LD होगा, क्योंकि 2 और 4 क्या है, कांस्टेंट मल्टीपल है 2 का। अगर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 4 आता है, मीन्स एक 2 हो गया और 2 को ही किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, मतलब कि 2, 4, 8, 6 ये सारे के सारे एक दूसरे के लिनियरली डिपेंडेंट हैं। एनी सेट कंटेनिंग जीरो वेक्टर इज ऑलवेज LD। कोई भी सेट अगर जीरो वेक्टर को कंटेन कर रहा है तो वो हमेशा LD मीन्स लिनियरली डिपेंडेंट होगा। इन अदर वर्ड्स नो LI सेट कैन कंटेन द जीरो वेक्टर्स। हम इसको अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं कोई भी लिनियरली इंडिपेंडेंट मीन्स कोई भी LI सेट जो है कभी भी जीरो वेक्टर को कंटेन नहीं करते हैं। द एम्प्टी सेट इज LI, हैंस एवरी LD सेट मस्ट बी नॉन एम्प्टी। मीन्स एक एम्प्टी सेट जो फाई होता है वो हमेशा LI होता है। तो हम इससे ये जान सकते हैं कोई भी LD सेट मीन्स लिनियरली डिपेंडेंट कभी भी एम्प्टी नहीं होता है। अ LI सेट नेसेसरीली कंटेन्स डिस्टिंक्ट वेक्टर्स। मीन्स जो एक LI सेट रहेगा वो हमेशा उसमें अलग अलग वेक्टर्स होंगे, कोई भी वेक्टर्स एक दूसरे के सेम नहीं होगा। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल नॉन जीरो वेक्टर इज LI। मीन्स कोई भी सेट है जिसमें एक नॉन जीरो एक सिंगल नॉन जीरो वेक्टर है, जैसे कि 2, तो वो हमेशा क्या होगा, LI होगा। Let V be a vector space and let S1 is a subset of S2 is a subset of V। If S1 is linearly dependent, then S2 is linearly dependent। जैसे यहाँ पे वही हो गया क्योंकि एक सुपर सेट क्या होता है, कोई भी एक सेट है उसका सुपर, अगर सेट जो है लिनियरली डिपेंडेंट है तो उसका सुपर सेट भी क्या होता है, लिनियरली डिपेंडेंट। वही चीज़ को बताया गया है। Let S be linearly independent subset of vector space and V be a vector in V that is not in S, then S union V is linearly dependent if and only if V belongs to span S। मीन्स S एक linearly independent subset है वेक्टर स्पेस V का, और V एक वेक्टर है V से, मतलब वेक्टर स्पेस V से एक छोटा वेक्टर V ले लिए that is not in S। मीन्स S जो है एक सबसेट है, ठीक है, V का ही, वेक्टर स्पेस V का S एक सबसेट ले लिए। अब V का एक ऐसा वेक्टर ले लेते हैं जो कि सबसेट S में नहीं है, और जब हम उसका यूनियन करते हैं तो वो लिनियरली डिपेंडेंट होगा इफ़ एंड ओनली इफ V बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ S। मीन्स जब हम S को स्पैन कर रहे हैं अगर उसमें V बिलोंग कर देता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। मीन्स जो सेट जो बनेगा S यूनियन V का, मीन्स फैक्टर V को भी अगर हम ऐड कर देते तो वो लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा अगर V जो है S के स्पैन में बिलोंग करता है तो। A set S of vectors is linearly independent if and only if each finite subset of S is linearly independent। ये मैंने पहले भी बताया कि S अगर एक लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो उसके सारे सारे सबसेट क्या होंगे, लिनियरली इंडिपेंडेंट ही होंगे। इफ़ A1 A2 A K एक सेट है इस लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ M n क्रॉस n F मैट्रिक्स लेते हैं n क्रॉस n की, जिसमें फील्ड जो है F से है, और A1 A2 A के इसका लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, देन A1 to the power t, A2 to the power t, K to the power t is also linearly independent। मीन्स हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं उसका सबसेट लेते हैं A1 A2 A के, अगर वो लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका रेस करेंगे पावर, कितना भी रेस करे वो भी लिनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। Let Fg belongs to FRR be the functions defined by Ft is equals to e to the power Rt and Gt is equals to e to the power St, where R is not equals to S, then that F and G are linearly independent in FRR। मीन्स FRR एक वेक्टर, सपोज एक वेक्टर स्पेस है जिसमें हम दो एलिमेंट लिए F और G, जिसमें Ft कैसे डिफाइंड है, Ft is equals to e to the power Rt और Gt is equals to e to the power St।
देन अगर आर नॉट इक्वल टू एस है देन तो एफ और जी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो फ्रेंड्स ये सारी थी प्रॉपर्टीज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट की, जो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी चाहिए। एक बार इस वीडियो को बार बार देखिए, प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से सुनिए और अपने दिमाग में बसा लीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहते हैं कि मैं इन प्रॉपर्टीज़ को पूरा टाइप करके आपको भी एक वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। Thank you for watching the video.